दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। अभी तक आपने संविधान समिति में डॉक्टर अंबेडकर का जो अंतिम भाषण था उसका 3 पार्ट्स आप देख चुके हैं। उस अंतिम भाषण का आज मैं आपको चौथा जो अंश है उसको आपको सुना रहा हूँ। देखें, क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? यही विचार मुझे चिंता से व्यग्र करता है। व्यग्रता तीव्र करने वाला कारण यह है कि जाति व संप्रदाय के अपने पुराने शत्रुओं के साथ अब परस्पर विरोधी व विभिन्न राजनीतिक प्रणाली के अनेक राजनीतिक दलों का सामना करना पड़ेगा। भारत के लोग राष्ट्र को अपने राजनीतिक संप्रदाय से श्रेष्ठ मानेंगे अथवा अपने राजनीतिक संप्रदाय को श्रेष्ठ मानेंगे, कहना कठिन है। पर यदि दलों ने अपनी राजनीतिक प्रणाली को राष्ट्र से श्रेष्ठ माना तो अपनी स्वतंत्रता फिर खतरे में पड़ सकती है और संभव है कि उसे सदैव के लिए खो दें। इस संभावना से दृढ़ता से अपनी रक्षा करनी होगी। अपनी शरीर के रक्त की अंतिम बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। जय घोष होता है सदन में। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रजासत्तात्मक राष्ट्र बनेगा। इसका अर्थ यह है कि उस दिन से भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया और लोगों के लिए काम करने वाली सरकार का हमें लाभ मिलेगा। जब यह विचार मन में आता है तभी यह विचार भी आता है कि उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा। वह उसे संभाल सकेगा क्या या उसे खो देगा? यह दूसरा विचार भी मुझे चिंतित करता है। यह बात नहीं है कि भारत को मालूम नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है। एक ऐसा समय रहा है जब भारत में प्रजासत्तात्मक राज्य थे, राजशाही भी रही है। उनमें कुछ तो निर्वाचित थी अथवा मर्यादित थी। वे निरंकुश कभी नहीं रहीं। भारत को संसद व संसदीय कार्य पद्धति भी मालूम थी। बौद्ध भिक्षु संघ का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि संसद थी। संघ भी एक प्रकार की संसद ही था। इतना ही नहीं, आधुनिक काल को ज्ञात है उस संसदीय कार्य पद्धति के सारे नियम संघ को मालूम थे और वे उनका पालन करते थे। उनके पास बैठक व्यवस्था, गण संख्या, पक्ष प्रतोद की आज्ञा, मतगणना, मतपत्र द्वारा मतदान, अविश्वास प्रस्ताव, नियम से बैठाने, पूर्व निर्णयात्मक शिकायत आदि के नियम थे। संसदीय कार्य पद्धति के ये नियम यद्यपि बुद्ध ने संघ को दिए थे, पर निश्चित है कि ये नियम उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के नियमों में से ही लिए गए होंगे। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत ने गंवा दी। क्या वह उसे दूसरी बार भी खो देगा? मैं कह नहीं सकता, पर यह निश्चित है कि भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र दीर्घकाल से उपयोग में नहीं है, इस कारण ऐसा अनुभव किया जा रहा है जैसे अपने देश में कुछ नया हो रहा है। वहां लोकतंत्र का स्थान तानाशाही द्वारा लेने की पूरी संभावना है। नए रूप में आया यह लोकतंत्र अपना बाह्य रूप कायम रखेगा, पर वस्तुतः उसके द्वारा अपना स्थान तानाशाही को देने की संभावना है। यदि किसी एक दल को निर्वाचन में प्रचंड बहुमत मिलता है, तब दूसरी संभावना वास्तविकता में बदलने का बड़ा खतरा है। यदि अपनी इच्छा हो कि लोकतंत्र बाह्य रूप में ही नहीं, प्रत्यक्ष में भी अस्तित्व में रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से करने की पहली बात यह है कि अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संविधान की व्यवस्थाओं से चिपके रहना होगा। अर्थ यह है कि रक्त रंजित क्रांति के मार्ग का त्याग करना होगा। आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को साध्य करने के लिए जब संवैधानिक मार्ग की कोई संभावना नहीं थी, तब असंवैधानिक मार्ग का समर्थन किया जा सकता है, तथा अब जब संवैधानिक मार्ग खुल गया है, तब असंवैधानिक मार्ग का समर्थन नहीं किया जा सकता है।
यह मार्ग दूसरा तीसरा न होकर अराजकता का मार्ग है और इसका जितनी जल्दी त्याग किया जाएगा अपनी दृष्टि से उतना ही अच्छा होगा। दूसरी करने की बात यह है कि लोकतंत्र को टिकाए रखने में जिनकी रुचि है ऐसे सब लोगों के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने जिस खतरे का संकेत किया है उसे ध्यान में रखना होगा। वह इशारा है कि महान से महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता अर्पित न करें अथवा इतनी शक्ति उसके हाथ में सौंपने का विश्वास न करें जिससे कि वह अपनी संस्थाओं को ही उलट दे। जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा की है ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में न चूकें, परंतु कृतज्ञता व्यक्त करने की भी एक सीमा होती है। आयरिश देशभक्त डेनियल ओंकानेल ने सही कहा है कि कोई भी व्यक्ति कृतज्ञता के कारण अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकता। कोई भी स्त्री कृतज्ञता के कारण अपना सील नहीं दे सकती और कोई भी राष्ट्र कृतज्ञता के जवाब में अपनी स्वतंत्रता नहीं खो सकता। यह चेतावनी अन्य किसी देश की अपेक्षा भारत के संबंध में अधिक महत्व की है, क्योंकि भक्ति जिसे विभूति पूजा भी कहा जा सकता है उसका भारतीय राजनीति में जितना प्रभाव है उतना अन्य किसी देश की राजनीति में नहीं है। भक्ति धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकती है, परंतु राजनीति में भक्ति अथवा विभूति पूजा निश्चित ही अवनति और अंततः तानाशाही की ओर जाने वाला मार्ग होता है। तीसरी करने की बात यह है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न होना। हम लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी प्रस्थापित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की नींव के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकेगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुता युक्त जीवन पद्धति। स्वतंत्रता, समता व बंधुता को त्रिमूर्ति के स्वतंत्र हिस्से मानने से काम नहीं होगा। वे मिलकर ऐसी त्रिमूर्ति साकार करते हैं कि इनमें से किसी एक ने दूसरे को छोड़ दिया तो लोकतंत्र का प्रयोजन की पराजय होगी। स्वतंत्रता को समता छोड़ नहीं सकती, समता को स्वतंत्रता छोड़ नहीं सकेगी। स्वतंत्रता व समता को बंधुता से मुक्ति नहीं दी जा सकती। समता के बिना स्वतंत्रता बहुत लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व निर्माण करेगी। स्वतंत्रता के बिना समता व्यक्तिगत प्रेरणा की हत्या के समान है। बंधुता के बिना स्वतंत्रता व समता सिद्ध हो ही नहीं सकती। उनको अमल में लाने के लिए हवलदार की आवश्यकता हो रहेगी। भारतीय समाज में दो बातों का पूर्णतः अभाव है, इसे ध्यान में रख कर हमें प्रारंभ करना है। इन दो में से एक है समता। सामाजिक दृष्टि से देखें तो अपने भारत में ऐसा समाज है जिसका निर्माण वर्ग विषमता के तत्व पर हुआ है, अर्थात कुछ लोगों की उन्नति व अन्य लोगों की अवनति के तत्व पर। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो अपने यहाँ ऐसा समाज है जिसके पास अपार संपत्ति है और कुछ लोग घोर दारिद्र्य का जीवन जी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग विसंगति से भरे हुए एक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से अपने पास समता रहेगी, पर सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता रहेगी। राजनीतिक दृष्टि से हम एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक मूल्य का तत्व मानने वाले हैं, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक व आर्थिक रचना के एक मत एक मूल्य को नकारते रहने वाले हैं। ऐसी विसंगति से भरा जीवन हम लोग कब तक जिएंगे? अपने सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम कब तक समता को नकारेंगे? यदि दीर्घ काल तक हम उसे नकारते रहे तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल लेंगे। इस विसंगति को यथाशीघ्र दूर करना चाहिए, अन्यथा इस समिति ने इतने परिश्रम से जिस राजनीतिक लोकतंत्र का भवन खड़ा किया है, विषमता के शिकार लोग उसमें सुरंग लगा देंगे। एक और बात अर्थात बंधुता के तत्व का हम लोगों में अभाव है। यदि भारतीय अर्थात एक जन है तो बंधुता अर्थात सारे भारतीयों के बीच बंधु भाव की अनुभूति का होना है। यह बात साध्य करने में बहुत कठिन है। उसकी कठिनता व एहसास अमेरिका के विषय में जेम्स ब्राइस के कथन से कर सकते हैं। जेम्स ब्राइस ने अपने बृहद ग्रंथ अमेरिकन कॉमनवेल्थ में लिखा है कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च ने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना की पुनर्रचना करने के लिए
अपना त्रैवार्षिक अधिवेशन आहूत किया। उसमें विचार किया गया कि सारी जनता के लिए छोटे वाक्यों की एक प्रार्थना होनी चाहिए। न्यू इंग्लैंड के एक सुप्रसिद्ध धर्मोपदेशक ने उस प्रार्थना के लिए एक वाक्यांश सुझाया। वह था, हे परमेश्वर, हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दें। इस वाक्य को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। दूसरे दिन फिर से इस वाक्य को पुनर्विचार के लिए रखा गया। तब उसमें के राष्ट्र शब्द पर धर्मोपदेशकों के अतिरिक्त अन्य सामान्य लोगों ने इतने आक्षेप किए, क्योंकि उस शब्द से राष्ट्रीय एकात्मता को आवश्यकता से अधिक मान्यता देने का आभास होता था, कि उस वाक्य को हटा दिया गया और उसके स्थान पर हे परमेश्वर, इस यूनाइटेड स्टेट्स को आशीर्वाद दें स्वीकार किया गया। अब आप शेष भाग अंतिम आप 5वें पार्ट्स में देखें, और इस पार्ट्स को मैं ही स्थगित कर रहा हूं, और आपसे आग्रह है, पिछले सभी पार्ट्स को आप देख चुके होंगे। चौथा पार्ट्स ये रहा, और 5वां पार्ट्स आप देखें कि अंत में बाबा साहब अपने भाषण में क्या कहना चाहेंगे। हालांकि इस में बहुत सारी बातें बाबा साहब ने कहा है, यदि आप ध्यान दिए होंगे तो बहुत सी चीज़ जो भविष्य में बाबा साहब देखना चाहते थे उसको उन्होंने कह दिया है, कि हम अपना लोकतंत्र कैसे बचाएं, और लोकतंत्र में यदि सामाजिक और आर्थिक समानता हम नहीं ला सके तो हम अपने लोकतंत्र को खो देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूँ। नेक्स्ट बात अगले पार्ट्स में, 5वें पार्ट्स में देखें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर।